वो ये है कि we'll go on and continue with the next part of our the economic growth वाला part that we were doing in the last class, ठीक है ना? That is प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा है ना मेजर करना इज़ नॉट क्वाइट ईजी। आपको बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। एंड वो डिफ़िकल्टी इसलिए क्योंकि इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है कि जिसको या तो आप कैटेगरीली अर्जर नहीं कर सकते, यानी आप मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, या वो आपके नज़रों के सामने होता है लेकिन फिर भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर कितना ज़्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। अब अक्सर आपके पास ऐसे आउटपुट प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में मौजूद होते हैं जिनका इतना ज़्यादा वायबल रोल नहीं होता, और आपके पास उनकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हैं माल, ठीक है ना? अब इसकी इसकी आप है ना एग्जाम्पल देख लें। आप रोज को लिखते हैं। मेरा खुदा का वास्ता अपने है ना माइक्स बंद रखे। अमान बेटा, आप मुबारक हो, आप आ गए क्लास में। हमें तो लगा कि आप है ही नहीं क्लास में हमारी। बेटा ये हरकतें नहीं करो, ऐसा नहीं बेकार में मुझे तुम्हें उठा के बाहर फेंकना पड़े। कभी क्लास में आ रहे हो कभी नहीं आ रहे यार, मजाक बना के रखा है। बाद से क्लास रखी तुम आए नहीं, मजाक चल रहा है क्या? चलें भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे द प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा था मैं। अच्छा, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट कम्स इन कैलकुलेटिंग और ड्राइविंग आउट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो हिडन इकोनॉमी में फंसी हुई होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ हिडन इकोनॉमी है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं लेजर पॉइंटर के फॉलो करिएगा तो पहले मैं आपको बताता हूँ जीडीपी फिगर्स रिमेन अंडरस्टेटेड, बहुत ज़्यादा अंडरस्टेटेड रहते हैं जीडीपी के फिगर्स। ठीक है, एट पॉइंट इन टाइम्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनरिकॉर्डेड, बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी है आपकी मार्केट के अंदर जो अनरिकॉर्डेड है। ठीक है ना, नोन एज वॉट, नोन एज हिडन इकोनॉमी। ठीक है ना, बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी है जिसको आप मेजर ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हुआ फ्राइज बेचने वाला, छोटे छोटे स्टॉल्स पे चीज़ें बेचने वाले, इनका ना कोई बैंक अकाउंट है, इनका ना कोई मेजरमेंट है, इनको खुद को नहीं पता होता कितनी दिन में सेल कर रहे हैं। अब जब एक बंदे को खुद को नहीं पता कि वो दिन में कितनी सेल कर रहा है तो आप उसको डिटरमाइन नहीं कैसे करेंगे कि ये आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो एक वो ड्रॉबैक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आप है ना उस एंड से कहीं ना कहीं आप अपनी आउटपुट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। और इसी हिडन इकोनॉमी के हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। वो क्या है? दैट इज अंडरग्राउंड इकोनॉमी, दैट इज अंडर कवर इकोनॉमी एंड दैट इज नोन एज अनरिकॉर्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है तो तुम एग्जामिनर के पास यूज कर सकते हो, बोल सकते हो कि भाई मार्केट में बहुत सारी आपके ऐसे लोग हैं जिनकी आप इकोनॉमी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब मेजर इस तरह नहीं कर सकते कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, या आजकल का दौर है कि यूट्यूब वगैरह है और फ्लॉलेसली लोग उस पर पोस्टिंग करते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये छोटा ठिया वाला है, ये छोटा ठेले वाला है, ये आपके पास ये बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, आप जाओ उसके पास खाओ। लेकिन इनका कितना माल ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना माल बेच रहे हैं, इन सबको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स का। अब फॉर एग्जाम्पल भाई एक स्ट्रीट हॉकर है जो मछली बेचता है, फिश बेचता है। अब इसको खुद को नहीं पता होता कि भाई इसने कितनी मछली पकड़ी है, कितनी बेचने आया है। वो बस कैलकु उसी वक्त तोलता है और फिर बेच देता है आपको। तो जब उसको खुद को नहीं पता कि कितनी मछली बेच रहा है तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करके डालेंगे इकोनॉमी के अंदर? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ड्रॉबैक होती है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारी पूरी दुनिया में, यहाँ पे तो कोई टैक्स कैलकुलेशन है ही नहीं। मतलब यहाँ पे आप और मैं 1000 लोग ऐसे भी अच्छा वो तो वेंडर तो छोड़ने दूर की बात है, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करते हैं। तो अब आधा माल दिखाया बेचा जिस पे टैक्स चार्ज कर लिया, आधा माल दिखाया ही नहीं।
और जब आधा माल मैंने देखा ही नहीं है जिस पे टैक्स चार्ज हो रहा है, उसको मैं इकोनॉमी में कैलकुलेट कैसे करूँगा? तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी बहुत कम रहती है। हालांकि हम प्रोड्यूस अच्छी खासी करते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन में बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आपकी ऐसी इकोनॉमी है जो हिडन इकोनॉमी में रहती है, यानी आप उसको कह सकते हैं भाई अंडर रिकॉर्डेड इकोनॉमी के अंदर मैंने उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप अक्सर है ना एक्चुअल आउटपुट नहीं कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके पास अनमार्केटेड हैं। वही बात हो गई अनमार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। दैट इज प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट बॉट और सोल्ड, प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट बॉट और सोल्ड थ्रू अ मार्केट। यानी मतलब बहुत सारे आपके पास ऐसे दिन में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जिसका मार्केट में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में हर महीने या हर साल के एंड पे ना एक कोई ना कम्युलेटिव, मेरी वॉइस लैग कर रही है, अब ठीक है, मेरी आवाज़ सही आ रही है अब आपको? ओके, वो हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आए यार वो इंटरनेट का, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेट। हाँ, मैं कहा था, मैं इस चीज़ बता कि आपके ना बहुत सारे सालाना तौर पर ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जिनका कोई मार्केट में बाइंग सेलिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। जैसे इधर बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। अब मैं अगर बात करूँ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट के अंदर एक प्रॉपर आपके पास अटेन्ड मार्केट के अंदर वो जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुद की फैमिली कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। अब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया है तो वो तो ना तो मैं किसी को बेच रहा हूँ, ना मैं किसी से खरीद रहा हूँ। तो अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितना माल बना, कितना माल बिका, तो आप उसको आउटपुट में कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो इसकी वजह से आपकी जीडीपी कम रह जाती है और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे अगर दो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के, दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी आपकी इकोनॉमी में ऐसी मार्केटें हैं जहां पर आपके पास बाइंग और सेलिंग थ्रू अ मार्केट रिकॉर्ड ही नहीं होती। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, मैंने अभी समझा दिया। नेक्स्ट चीज़ किसका मसला है बेटा, हिडन इकोनॉमी का मसला है। कुछ आपके पास वेंडर सेलर्स ऐसे हैं जो आपसे छुपे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है वो कितना माल बना रहे हैं, कितना माल बेच रहे हैं, और हालांकि वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं भाई, आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो वो आपकी फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता, हाँ, आपके घर के नीचे तो फ्राइज वाले का ठेला है। अब वो फ्राइज वाला आप उसको अक्सर आपके घर के नीचे होता है, आप उसको नहीं जानते कि ये बेचता है। तो जब आपको नहीं पता गवर्नमेंट कैसे मेजर करेगी भाई वो कितना ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है ना, सही है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ओके किंजा, आई गेट इट बेटा, चेंज कर लो अकाउंट, आ जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है आपके पास इकोनॉमी के अंदर भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। और ये आपके पास एक 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है? 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, लिख लेंगे अपने पास। एक 4 मार्कर सवाल आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के प्रॉब्लम बता दो। तो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, 2 प्रॉब्लम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिखेंगे, इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको हंसते खेलते 4 नंबर दे देगा। द एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू मार्क्स, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अगला आ रहे हैं बेटा रिसेशन के ऊपर, ठीक है। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा इधर। देखो, जहां हमने बात करी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहां बात करना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की बात करना ज़रूरी है बेटा? रिसेशन की बात करना ज़रूरी है। देखो, रिसेशन का मतलब क्या है? जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब था आउटपुट का इंक्रीज होना, आउटपुट के इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज हुई जीडीपी इंक्रीज होने से क्या हुआ, आपके जो वो, अल्लाह अकबर, जल्दी 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 भाई जल्दी, ये क्वेश्चन लिख के कॉपी करना भाई। ये आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया मेरे साथ साथ ना, ये क्वेश्चन लिख लेना।
प्लीज ये क्वेश्चन लिख लेंगे। चलें भाई, द प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका क्वेश्चन मैंने लिखा था, वापसी इधर लिख लेता हूँ ताकि किसी को अगर किसी ने क्वेश्चन ना लिखा हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स दैट अराइज while measuring economic growth। जल्दी से बेटा, आई गिव यू गाइस लाइक 2 minutes टू कॉपी इट डाउन, जल्दी से सब कॉपी कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। हमारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त हो चुका है, ठीक है। जल्दी से सब कॉपी कर लेंगे भाई, सवाल भी कॉपी करिएगा। इसके नीचे मैंने इसके 2 आपको फैक्टर्स ही बता दिए, समझा भी दिया जल्दी से। एंड वंस कॉपी इट प्लीज डू राइट कॉपी इन द चैट बॉक्स ताकि हम आगे बढ़ सकें भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी आपको आज है ना आगे के वीक का स्केड्यूल ही बता दूंगा, ठीक है। फैजान बेटा तुम भी फिजिकल नहीं आ रहे, बड़ी तुमने मनहूसियत लगा के रखी है, पता नहीं क्या करोगे, समझ नहीं आ रहा मुझे। अमान तुम्हें तो मैंने ऑलरेडी दे दिए 2-3, ठीक है ना। रयान बेटा आप भी नहीं आ रहे हो ऑनलाइन फिजिकल क्लासों में, मुझे लगता है आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा आ गया, या आप शायद अब्दुल्ला के साथ ही कवर करना पसंद करते हैं। उठा था, आंख नहीं खुली बेटा, मैं तुम्हारी आंखें ना एक साथ खोलूंगा और तुम्हें भी खोलूंगा। चले भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे यार, हम अगले पार्ट पे आ जाएंगे। अगर किसी ने वो कॉपी नहीं किया तो जल्दी से, एक लाइन है जल्दी कॉपी कर लो यार। इसकी एग्जाम्पल्स लिखना, एग्जाम में मत भूलना, समझाना मत भूलना ताकि आपके लिए ईज क्रिएट हो, ठीक है ना। कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन करना नहीं भूलेगा, ठीक है। चलें भाई जल्दी करें, मुझे रिसेशन करवाना है बेटा आपसे। जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर में स्केड्यूल दे दूंगा, कोई भी बेटा क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है। चले बेटा लिख लिया हो, जो जो लिख रहे हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डन लिख लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें बेटा। टाइम कम है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त हो चुका है, हमें इसको जल्दी जल्दी सिलेबस को वाइंड अप करके निपटाना है, ठीक है ना, ख़त्म करना है। ओके डन, चलें भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा अब बात करेंगे रिसेशन की, ठीक है। जिस तरह हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी उसी तरह बात करेंगे बेटा रिसेशन की। अच्छा रिसेशन क्या है? रिसेशन इज द डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं देख रहा था कि किस तरीके से आपके यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रही है, और जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर आपके पास रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, नॉमिनल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आउटपुट इंक्रीज होने के बाद आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। वहीं पे इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब ये कि जब ये सारी चीजें कम हो जाएं, यानी आउटपुट कम हो जाए, जीडीपी कम हो जाए, ठीक है ना, तो ये रिसेशन बिल्कुल आता है इकोनॉमी के अंदर। और अक्सर हमने वायबली देखा है, कभी भी गवर्नमेंट का एक एम नहीं होता कि रिसेशन आए, लेकिन अक्सर रिसेशन आ जाता है, ठीक है। सो रिसेशन इज अ पीरियड, देखेंगे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ is a period in which negative economic growth, in which there is a fall in the GDP
ओवर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। देखो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का मतलब समझो कि 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए जब इकोनॉमिक ग्रोथ में एक डाउनफॉल आएगा तो हम उसको रिसेशन को कैलकुलेट करेंगे। अगर एक आध 2 क्वार्टर का मतलब एक होता है 3 महीने का, ठीक है ना, तो तकरीबन 6 महीने, तो 6 महीने तक अगर लगातार डाउनफॉल आता रहेगा तो पीरियड को रिसेशन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हम वेट करेंगे 6 महीने का, 6 महीने तक लाइवली कैलकुलेट करते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, और 6 महीने तक अगर ये नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई पीरियड ऑफ रिसेशन है, यानी यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है, मार्केट में कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, मतलब क्या हो रही है, रियल जीडीपी कम हो रही है। आई होप इट आई मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, पीपीसी वुड शिफ्ट टुवर्ड्स इनवर्ड्स, पीपीसी अंदर की तरफ आएगा क्योंकि तुम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन योर इकोनॉमी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस लेस विद द गिवन रिसोर्सेज, यानी जितने भी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे इकोनॉमी जो आउटपुट है वो कम प्रोड्यूस कर पा रही है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। आई होप इट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर, ठीक है। ये डायग्राम को सब ड्रॉ करेंगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी पहले ये देख चुके हैं, जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा था तो हमने साथ साथ ग्रोथ भी देखी थी और कमी पेशी भी देखी थी, यानी रिसेशन भी देखा था। तो रिसेशन के अंदर द पीपीसी वुड शिफ्ट इनवर्ड, ग्रोथ के अंदर द पीपीसी वुड शिफ्ट आउटवर्ड, ठीक है ना। आई होप इट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम बेटा आगे बढ़ सकें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह क्लास के बाद आप लोगों को ये फाइल ग्रुप पर भेज दूंगा, ठीक है ना, तो आप लोग इसको फिर आराम से देखकर कॉपी जो करना वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे कॉजेज ऑफ रिसेशन। अच्छा, रिसेशन का मतलब क्या है कि आउटपुट कम हो रहा है। जब मेरी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कम होगा तो मेरे को एक बात समझनी है कि भाई मेरी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कम होता है तो एडी भी कम होती है और एएस भी कम होती है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी, तभी इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, रिसेशन आएगा, ठीक है। यानी इधर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो रही है। सो इन द केस ऑफ रिसेशन, इन द केस ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इन द केस ऑफ when the economic activity is on the downfall in your economy, then the aggregate demand would also decrease, then aggregate supply would also decrease, ठीक है ना। दोनों चीजें यहाँ पे क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो अब हम कॉजेस पढ़ रहे हैं कि मार्केट में ऐसी क्या चीजें, ऐसी क्या हरकतें होती हैं जिसकी वजह से रिसेशन आता है, ठीक है ना। सर स्केजुअल व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा वरना अम्मी डांटती है। बेटा तुम्हारी अम्मी को बोलो मुझसे फ़ोन पे बात करें, कौन सा स्केजुअल ऐसा है जो आज तक व्हाट्सएप पे नहीं आया। अनस देखो बेटा क्लास तंग करने की जरूरत नहीं है, हम अच्छी फ्लो में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ पढ़ने दो यार। कॉजेज ऑफ रिसेशन, तो अब 2 केसेस हैं, या तो मेरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए या तो मेरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। तो दोनों को मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखूंगा। मैं कुछ फैक्टर ऐसे देखूंगा जिससे मेरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही हो, कुछ फैक्टर ऐसे देखूंगा जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कॉजेज ऑफ रिसेशन क्या है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद डिमांड साइड फैक्टर्स, जहां पे हम ये नोट करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही होगी, इधर एग्रीगेट डिमांड वुड बी रिड्यूसिंग, ठीक है। इन केसेस के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, वो रिड्यूस होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड साइड फैक्टर यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, उसके मल्टीपल रीजंस मैंने लिखे हुए, एक करके हर एक को समझाता हूं। जैसे फॉल इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिड्यूसेस कंजम्पशन, तो अक्सर इकोनॉमी में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से ना कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। अब जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया तो जाहिर सी बात है वो कंज्यूम नहीं करेगा। जैसे आपका मेरा आजकल पाकिस्तान में हाल है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इतने ज्यादा रेट बढ़ गए हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तो हमने खर्चा करना ही छोड़ दिया। इसकी एक एग्जांपल है वर्ल्ड वाइड, जहां पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिक्रीज होती है। जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिक्रीज होती है ना, तो मतलब लोगों को समझ आ जाता है कि भाई नहीं, अब रिसेशन का पीरियड है, अब डाउनफॉल का पीरियड है, अब कंजम्पशन कम करो। तो वो कंज्यूम करना कम कर देते हैं। जब मार्केट के अंदर लोग कंज्यूम करना कम कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगी बेटा, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरने के बहुत सारे आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स अवेलेबल हैं,
तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप अलग अलग फैक्टर्स के साथ इसको असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉल इन बिजनेस कॉन्फिडेंस रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा कि अक्सर बेशतर जगहों पर आपके बिजनेस का कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से भी बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करता। जब बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी तो आउटपुट नहीं बनेगा, जब आउटपुट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, जीडीपी गिरेगी, जब जीडीपी गिरेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, क्योंकि जीडीपी जब इंक्रीज होती थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जब जीडीपी गिरेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। लेकिन कंसेक्यूटिवली कितने टाइम तक गिरनी चाहिए, याद रखना मैंने बोला 2 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर कितना होता है 3 महीने का, तो 2 क्वार्टर कितने हो गए बेटा 6 महीने के, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉल इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अक्सर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है जिसकी वजह से लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो ऑफकोर्स अपना कंजम्पशन कम कर लेते हैं, ठीक है। गरीब आदमी है जिसको आपने इनकम सपोर्ट वगैरह दिया हुआ था, अब आपने उससे वो इनकम सपोर्ट छीन लिया, तो जाहिर सी बात है उसका पैसा ही नहीं, तो खर्च कहाँ करेगा, वो खर्च ही नहीं कर सकता पैसा। जब वो खर्च नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड मार्केट में क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अक्सर आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होता जाता है जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा, जब कंजम्पशन कम हुआ तो आउटपुट ऑलरेडी आप कम बनाओगे, आउटपुट कम बनाओगे तो अल्टीमेटली जीडीपी गिरेगी, जब जीडीपी गिरेगी तो क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह क्या लिखूंगा, रिसेशन होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक रिसेशन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डाउनटर्न भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट्स। देखो समझ लो, अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है। अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट्स का मतलब है कि आपके यहां पर एक्सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, सब चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट मैंने बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, मुझे बताओ कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा, अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा, वुड इट बी कॉन्ट्रैक्शनरी और वुड इट बी एक्सपेंशनरी। जी भाई जल्दी चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं जवाब का। क्या मेरे पास ये मेरे एक्सचेंज रेट्स है, ये अप्रिशिएट होते हैं तो क्या लिखता हूं, कॉन्ट्रैक्शनरी होता है या एक्सपेंशनरी होता है, जी भाई जल्दी बताएंगे। जी बिल्कुल गुलान, आपने कॉन्ट्रैक्शनरी लिखा, सही है, सब कॉन्ट्रैक्शनरी लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। बाकी सब क्या सो रहे हैं बेटा, सही बात है बेटा, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएंगे, अप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट एक्सीलेंट, ठीक है, क्योंकि याद रखना एडी गिर रहा है, जब एडी गिरेगा तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जब एडी बढ़ेगा तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है, चाहे फिस्कल और मॉनेटरी और दोनों में सेम, ठीक है। आई होप बेटा इट्स अंडरस्टैंडेबल टू ऑल, ठीक है ना। अच्छा, एप्रिशिएटिंग एक्सचेंज रेट यानी एक्सपोर्ट महंगे हो गए। अब जब एक्सपोर्ट महंगे होंगे तो बाहर की कंट्रीज तुम्हारा एक्सपोर्ट मंगवाना बंद कर देंगी। अब जब बाहर की कंट्री ने तुम्हारे एक्सपोर्ट मंगवाना बंद कर दिए, कम कर दिए, तो अल्टीमेटली तुम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो तुम्हारा आउटपुट गिरेगा। जब आउटपुट गिरेगा तो जीडीपी गिरेगी, जीडीपी गिरेगी तो क्या होगा बेटा, ग्रोथ की जगह क्या होगी, रिसेशन होगा, ठीक है। ग्रोथ नहीं होगा, क्या होगा, रिसेशन होगा। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लो। इफ इट्स क्लियर राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चले भाई नेक्स्ट आ जाएंगे आई की तरफ, और अब देखो, अब हमने डिमांड साइड फैक्टर्स देखे, अब हम देखेंगे सप्लाई साइड फैक्टर्स को। सप्लाई साइड फैक्टर, अच्छा डिमांड साइड फैक्टर के अंदर मैंने एग्जांपल लिखी थी कोविड-19 की, तो याद रखना कोविड-19 आया, सबका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया, सब बीमार परेशान, कमाने का जरिया नहीं है, इनकम नहीं है, लोग ले ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम नहीं है, सब तरीके से एग्रीगेट डिमांड गिरा। अब बात करेंगे सप्लाई साइड फैक्टर्स की। सप्लाई साइड फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं पहले देखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर की हम देखेंगे, हम बताएंगे आपको किस तरीके से आपने इधर सर 0.5 में रिसेशन डेफिसिट बीओपी की वजह से होगा। जी क्योंकि बेटा देखो एक्सपोर्ट आपके कम हो जाएंगे तो डेफिसिट बीओपी है, लेकिन इसका मतलब समझो कि एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि लोग आपका माल डिमांड नहीं कर रहे बाहर से।
now when people are not acquiring your products, so you do not have to produce them, and when you're not producing them, this decreases the output, and output decrease हुआ तो real GDP decrease हुई, real GDP decrease हुई तो क्या हुआ बेटा, रिसेशन आ गया. बिल्कुल सही है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात, बिल्कुल ठीक है बेटा. लेकिन वो फिर एक्सपोर्ट के गिरने की वजह से नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा. सो इट्स नॉट दैट नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से फिर रिसेशन आ रहा है. सो एक्सपोर्ट गिरने की वजह से नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होगा और एक्सपोर्ट गिरने की वजह से रिसेशन भी आएगा. ठीक है, चले भाई सप्लाई साइड फैक्टर्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल सप्लाई इन इकोनॉमी में फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई गिर जाती है जब तुम्हारे खर्चे बढ़ जाते हैं. जब तुमने माल एक्सपेंसिव बन रहा होगा ना तो तुम कम बनाओगे, तुम अपना माल है ना वो कम मार्केट में भेजोगे क्योंकि तुम्हारा खर्चा बढ़ गया. अब खर्चा बढ़ने के अलग अलग फैक्टर्स हैं. क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखो 3 फैक्टर्स मैंने लिखे हुए. क्या फैक्टर्स लिखे हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल राइज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा. जब सप्लाई कम हुई तो क्या हुई, मार्केट में रिसेशन आएगी. क्योंकि सप्लाई कम होने का मतलब है आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम होने का मतलब है रियल जीडीपी कम हुई, रियल जीडीपी कम होने का मतलब है क्या हुआ, मार्केट में डाउनफॉल आया. डाउनफॉल का मतलब क्या, रिसेशन. आगे आ जाएंगे राइज इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल. अक्सर पेट्रोल वगैरह आपको अब आप अपनी कंट्री की मिसाल ले लें, कितना ज़्यादा फ्यूल एक्सपेंसिव हो रहा है. दिन ब दिन ऑयल में एक्सपेंसिव हो रहा है, दिन ब दिन आपके पास पेट्रोल एक्सपेंसिव हो रहा है, डीजल एक्सपेंसिव हो रहा है. तो ऐसे केस के अंदर लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, पावर प्रोवाइड करना, मशीनरी को चलाना एक्सपेंसिव हो जाता है. जब मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो मैं माल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम बनाऊंगा. आई डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन द मार्केट. सो दैट विल अल्टीमेटली लीड मी टू रिड्यूस द आउटपुट इन द इकोनॉमी. और फिर जब मेरी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह क्या होगा, इकोनॉमिक रिसेशन आएगा. ठीक है, आई होप आई मेक माय सेल्फ वेरी क्लियर टू ऑल. ठीक है, राइज इन एनर्जी प्राइसेस. देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर देयर इज राइज इन एनर्जी प्राइसेस सीन. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है. जब इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे. जब खर्चे ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली अब आउटपुट कम बढ़ाएंगे. ठीक है ना. तो ये आपके पास एक प्रोड्यूसर का आप समझ ले एक इंटरैक्टिव रोल होता है कि जहाँ पे प्रोड्यूसर को ये लगता है ना कि भाई मेरे मार्केट के अंदर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. ठीक है ना. तो सप्लाई का डिक्रीज वुड आल्सो लीड टू इकोनॉमिक रिसेशन एंड डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड वुड आल्सो लीड टू इकोनॉमिक रिसेशन. ठीक है, आगे और ज़्यादा मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हुए होंगे. फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है कि डिक्लाइन इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेवल. तो जब डिक्लाइन इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेवल को कनेक्ट करना, जब एजुकेशन और ट्रेनिंग लेवल कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी लेबर की. जब प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर वुड रिड्यूस तो अल्टीमेटली आउटपुट कम बनेगा. जब आउटपुट कम बनेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आउटपुट कम बनने की वजह से आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक रिसेशन होगा. क्योंकि जीडीपी गिर रही है. जब रियल जीडीपी गिरती है तो इकोनॉमिक रिसेशन, जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्शन. अच्छा, वर्कर्स ने स्ट्राइक लगा दी, 2 दिन तक माल ही नहीं बना. अब आउटपुट तो बना ही नहीं, आउटपुट नहीं बना, जीडीपी गिरी. जीडीपी गिरी क्या हुआ, रिसेशन आ गया. नेक्स्ट वेदर कंडीशन. अक्सर अगर वेदर कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल राइस का क्रॉप था, काटने वाले थे, हार्वेस्ट करने वाले थे, बारिश हो गई, पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो गया. अब क्या करें, आउटपुट तो गिर गया. आउटपुट गिरा तो क्या हुआ, जीडीपी गिरी. रियल जीडीपी गिरी तो क्या हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन आया. आई होप दैट आई मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसका सवाल लिखेंगे मेरे पास, मेरे साथ बेटा सवाल लिखेंगे. टॉप ऑफ द स्क्रीन पे देखिएगा आपका सवाल लिखा हुआ होगा. सवाल लिखेंगे बेटा मेरे साथ. एनालाइज the causes of economic growth economic downturn in an economy. अच्छा, वो इकोनॉमिक डाउनटर्न की जगह रिसेशन का टर्म भी यूज़ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है. अच्छा, वो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता है. एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाई मुझे बताओ कि एग्रीगेट सप्लाई गिरने की वजह से कैसे इकोनॉमिक रिसेशन आता है. वो बोल सकता है कि भाई इकोनॉमिक वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से कैसे आपके पास आ सकता है. तो वो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं दोस्तों में, जहाँ पे वो एक तरफ तुम्हारे पास डिमांड के फैक्टर्स पूछ लेगा, एक तरफ तुम्हारे पास सप्लाई के फैक्टर्स पूछ लेगा. डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या चीज़ पूछना चाहता है. ठीक है. आई होप बेटा आई मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर. अगर किसी को परेशानी, कोई दिक्कत, कोई सी बात समझ नहीं आए तो पूछ लो बेटा. इट्स क्लियर है, क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सके.
अगर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आए तो पूछ लो बेटा। इट्स क्लियर है, क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आई होप कि जितने लोगों के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हो, सबको समझ आ रहा हो बेटा। अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। सर इकोनॉमिक्स के बाद क्या लिखा है? इकोनॉमिक डाउनटर्न, डाउनटर्न है यार, एन मिस हो गया होगा। डाउनटर्न, इकोनॉमिक डाउनटर्न, डाउनटर्न की जगह रिसेशन लिख दो, मसला नहीं है, सही है। इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक रिसेशन इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी पूरा लिखा नहीं मैंने, पूरा लिख देता हूँ। 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, मुझसे नेक्स्ट फिजिकल क्लास में चेक करा लीजिएगा, ठीक है। जितने मैं सवाल दे रहा हूँ आपका प्लीज़ मुझसे आंसर्स चेक कराएं प्लीज़, लेकिन फिजिकली, कोई मुझे ऑनलाइन तस्वीरें नहीं चाहिए भाई, फिजिकली आके चेक कराओ, वो अच्छा है, ठीक है ना। मैं भी आपको स्केड्यूल दे दूंगा क्लास का, ठीक है ना, तो वो स्केड्यूल आपको जब मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। किसी को अगर कॉपी करना है तो जल्दी से देख लें, मैं 1 मिनट में वापसी आता हूँ। चले भाई आगे तरफ बढ़ेंगे यार। अच्छा भाई, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन हो गया, अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इसके, उसके ऊपर जरा ध्यान देंगे, ठीक है ना। कि भाई इकोनॉमी में अक्सर रिसेशन वाली केसेस आ जाते हैं, अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या मुसीबतें आएंगी, वही मुसीबतें हैं जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन आउटपुट, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कम हो जाएगा, माल कम मिलेगा, हर चीज में कहीं ना कहीं वांदे लगे हुए होंगे, और इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि इसकी वजह से ना आपके पास लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कंडीशंस को, और इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मसला है राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज कम माल बना रही, चलो इंडस्ट्रीज हैं भी, चलो बोल रहा हूँ भाई, मनी बंद होती है इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री है भी, नहीं बंद हो रही इंडस्ट्री, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री माल तो कम बना रही है ना यार। अगर इंडस्ट्री कल माल कम बना रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर को वो ले ऑफ करेगी, जब लेबर को ले ऑफ करेगी तो मार्केट में क्या आएगी बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इनकम्स, लोअर्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब अक्सर है ना मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि इनकम कम हो जाती है, जैसे कोविड में हमने देखा कि लोग वो 30% सैलरी दे रहे, क्यों सैलरी कम हो गई। अब 30% का ड्रॉप इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप यार, बंदा लाख रुपए कमा रहा है, उसको तुम 17,000 दे रहे हो, तो उसे कंजम्पशन कम होगा, सही है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड जो
भाई मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाता था, अब वो बेचारा खा रहा होगा नीचे वाला बन कबाब अंडे वाला। तो यार सबका है ना वो इनकम पे डिपेंड होता है आपका खर्चा। तो अगर आपका इनकम कम हो रहा है, डिस्क्रिशनरी इनकम कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर। फिर अच्छा इसके फिर साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस को फिर अगर चलता रहेगा तो अल्टीमेटली फिर आपके इकोनॉमी के अंदर कभी भी आप उस डाउन टर्न से ऊपर ग्रोथ की तरफ आ नहीं पाओगे। नेक्स्ट मसला, इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू फॉल, वही बिजनेस वाली बात हमने देख ली ऊपर ऑलरेडी। टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। अब जब माल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल पहले 100 प्रोडक्ट बेच रहा था बंदा, 100 प्रोडक्ट पे इनकम हो रही थी लाख रुपए, अब वो 50 बेच रहा है, तो उसकी इनकम भी तो 50,000 हो गई। पहले वो लाख रुपए पे टैक्स दे रहा था, अब वो 50,000 पे टैक्स देगा। 50,000 पे टैक्स कम होता है, लाख रुपए पे टैक्स ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी तो कमी आई। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी आएगी तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा, तो गवर्नमेंट को बाहरी दुनिया से लोन्स लेने पड़ेंगे। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा, लोन्स लेने पड़ेंगे बाहर की दुनिया से। यूएसए से जाके भीख मांग रहे हो, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नेक्स्ट चीज, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सर आपने बोला भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अरे गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, लेकिन अब लोगों के पास भी तो पैसा नहीं है, तो लोगों को गवर्नमेंट भूखा थोड़ी ना मारेगी, गवर्नमेंट उनको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगी। ऐसे केसेस में आते हैं आपके प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम्स? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले प्रोग्राम्स। अभी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, यानी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, इसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तो इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना गवर्नमेंट की, वो बढ़ जाती है। वो हो सकता था इसी पैसे से गवर्नमेंट रोड बना लेती, लेकिन अब पहले खाना पीना देना ज़रूरी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में ही बन जाएगा। लोग मरेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा फिर, तो गवर्नमेंट लोगों को मरने नहीं देगी ना, तो पहले उनको खाना देगी, खाना देने के लिए इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इफ रिसेशन इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन टोटल सप्लाई, द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज इन एन इकोनॉमी इज लाइकली टू राइज। ठीक है ना, अगर सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से होता है तो चीज़ें महंगी होंगी। फॉर एग्जाम्पल राइस का क्रॉप खराब हो गया, तो अब तो वो हो गया ना, अब राइस जो मार्केट में वो शॉर्ट है। अब राइस अगर शॉर्ट होगा तो ऑफकोर्स आपके पास, जब ऐसा शॉर्टेज वाला सिचुएशन क्रिएट होता है, इक्विलिब्रियम केस में हम देख चुके हैं, तो प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को कोई परेशानी इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन में, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो बेटा। अगर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आए तो पूछ लो बेटा। इफ इट्स क्लियर प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। किसी को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके चले मैं आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हुए तो अगली चीज को जिसको हम देखेंगे वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास, अल्लाह भले करे आपका, एक बहुत कॉमन सवाल आता है, आ सकता है आपके एग्जाम में, 4 मार्कर का। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जहाँ पे हमने देखा था कल पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था इस पे, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जो डिमांड साइड पॉलिसीज की वजह से हो। पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जो सप्लाई साइड पॉलिसी की वजह से हो। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में आप पीपीसी के से बाहर नहीं निकल सकते, आप पीपीसी की लाइन पे जा सकते हैं, आप मैक्सिमम वो पॉइंट अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप पीपीसी के अंदर ही रहेंगे। लेकिन तो इट्स अ शिफ्ट विद इन द पीपीसी इन द केस ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो अगर हमने पिछली क्लास में अगर डायग्राम देखा हो, हमने पिछली क्लास में एक डायग्राम किया था, याद करें सब, ये डायग्राम याद है सबको, ये डायग्राम हमने पिछली क्लास में किया था। तो हमने देखा था कि अगर ई से कहीं ना कहीं शिफ्ट अगर डी बी सी या ए पे आ रहा है तो ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का शिफ्ट है, क्योंकि डिमांड साइड पॉलिसी की वजह से इससे आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो रही, इससे आप सिर्फ अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर आप ई से पॉइंट एफ पे चले जाते हैं या एनी अदर पॉइंट से एफ पे चले जाते हैं तो आप मतलब पीपीसी से बाहर निकल गए। पीपीसी से बाहर निकलने का मतलब है कि आपने अपनी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज किया, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सप्लाई साइड पॉलिसीज की वजह से आती है, जहां पे तुम ना सिर्फ
एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हो अपने रिसोर्सेज को, बल्कि तुम उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को इंक्रीज करते हो, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप सिर्फ उसको बेटर यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंस है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। इसको मैंने अंग्रेजी भाषा में इधर लिख दिया है, ठीक है। A movement from within the PPC of an economy to a position on or closer to the production possibility curve, resulting from the better utilization of existing resources. Efficiency बढ़ा दो, productivity बढ़ा दो, ठीक है ना। तो इधर आपके पास लिख लीजिएगा कि इस केस के अंदर क्या है भाई, इस केस के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मेनली। लेकिन उस केस के अंदर क्या होगा पोटेंशियल वाले में, उस केस के अंदर ये होगा कि भाई मैं अल्टीमेटली अपना रिसोर्स ही बढ़ा दूंगा, यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज वर्ड इंक्रीज। नेक्स्ट क्या है, इसको हम कहते हैं डिमांड साइड ग्रोथ, इसमें कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा एंड लीड्स टू फर्म्स इंक्रीजिंग देयर आउटपुट। ये अक्कर करता है शॉर्ट रन के अंदर, याद रखना, टाइम लिखना मत भूलना। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में मिल जाती है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म में मिलती है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इफेक्टिव कौन सी है, इफेक्टिव पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है ना। कभी कभार कुछ केसेस में एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपके बहुत इफेक्टिव होती है, जब गवर्नमेंट को दिखाना है आवाम को कि भाई हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी। नेक्स्ट पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अ शिफ्ट टू द राइट ऑफ पीपीसी इन एन इकोनॉमी रिजल्टिंग फ्रॉम अ ग्रेटर क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छा कर लिया, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से लेबर को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो, उनको एजुकेशन दे दी, ट्रेनिंग दे दी, ठीक है ना, उससे बेटरमेंट हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। एंड अकर्स इन लॉन्ग रन, ठीक है ना। लॉन्ग रन में अक्कर होती है, आप अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल का अमाउंट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बेटर सीड इस्तेमाल करिए, आउटपुट इंक्रीज हो गया, सही है। तो हर वो केस के अंदर जिसमें रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है ना, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हो तो और फिर आपके पास ग्रोथ आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें पोटेंशियल वाले में शिफ्ट इन द कर्व आएगा, आउटवर्ड शिफ्ट, और ऊपर वाले में शिफ्ट नहीं होगा, इट वुड बी अ मूवमेंट विद इन द कर्व, यानी ई से पॉइंट डी जा रहा है, तो पिछले वाले ग्राफ में याद करो ई से डी जा रहा है तो मूवमेंट विद इन द कर्व हो रहा है, और पोटेंशियल में क्या होगा, पूरा का पूरा कर्व ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है या छापना है तो जल्दी प्लीज छाप लेंगे बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। जल्दी से अगर किसी को इसको छापने हो छाप ले, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा रहा हूँ, 1 मिनट। चल ओके लेट्स गो। अच्छा, इससे पहले बेटा हम गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ें और आगे की तरफ बढ़ें। हाँ, किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। सर कॉपी करना है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा दें प्लीज़। आई होप बेटा दिख रहा है आपको किंजा, आई होप बेटा इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई नो कि थोड़ा सा क्वालिटी लेवल है ना वो हल्का है, अगर किसी को आई होप जिसने स्क्रीनशॉट लेना था वो उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी को कॉपी करना तो प्लीज़ कॉपी कर लिया। मैं इसको 2 मिनट में हटा दूँगा। सर ब्लर है, अब सही होगा रेहान, अब सही होगा, अब मैंने इसको जूम कर दिया तो सही होगा। आई होप अब ब्लर नहीं होगा बेटा, अब बिल्कुल सही आ रहा होगा आपके पास। ओके, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता हूँ।
बेटा वंस डन प्लीज़ डू राइट डन इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारे नेक्स्ट पार्ट को देख सकें, ठीक है, जो हमें नेक्स्ट चीज़ें करनी है उसको असेस कर सकें बेटा। इफ इट्स डन प्लीज़ डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, डन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे स्केड्यूल डिस्कस करना है, ठीक है, तो मैं स्केड्यूल पहले डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर इसके बाद हम हमारा आखिरी टॉपिक आज का जो है, ताकि हम आज इकोनॉमिक ग्रोथ कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये स्केड्यूल जो है इट इज़ लायबल टू चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्लासेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कि कब क्लासेस इंक्रीज़ होंगी कब नहीं होंगी, बट दिस इज़ द बेसिक स्केड्यूल जो हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। गुलनाम बेटा आई एम डूइंग द पार्ट, डोंट वरी अबाउट इट। ज़रूरी नहीं है जूम से ही रिकॉर्ड हो, आप टेंशन ना लो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इफ़ यू आर हेयर इन द क्लास यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एंड अ मच बेटर एंड एफिशिएंट रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जूम पे बहुत हल्की क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होती है, आपको मैं अच्छी क्वालिटी की दूंगा, आप घबराएं नहीं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। चले भाई, क्लास स्केड्यूल लिखेंगे सब प्लीज़। मूसा कहाँ रह गए थे तुम मूसा, इतना लेट क्यों आए तुम मूसा बगैरत। चलें भाई, अच्छा इंशाल्लाह हम जो फॉलो करेंगे अपना स्केड्यूल, कल तो आपकी सर साहिके के साथ क्लास है, सर साहिके के साथ क्लास है या नहीं है प्लीज़ बताएं, नहीं है तो फिर हम टाइम इंक्रीज कर दें। अच्छा है, चलें कोई मसला नहीं है। तो मंडे कल, यानी कल हमारी क्लास होगी मंडे, याद रखिएगा 1 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 अप्रैल मंडे हमारी क्लास होगी 10:30 to 12 एट द नाइट, ठीक है ना। 10:30 से 12 क्लास लूंगा भाई, 11 नहीं भाई, 11 बहुत लेट हो जाता है बेटा। फर्स्ट सर बस अभी आया, नाउ गोइंग इबादत, सॉरी नो क्लास। बेटा मूसा तुम्हारे, आप मुझसे बस फिजिकल नहीं मिलिएगा, बस बाकी सब खैर है। 1 अप्रैल। सेकेंड वेडनेसडे को हमारी अगली क्लास होगी बेटा, वेडनेसडे को क्लास होगी 10:30 to 12 अगेन रात को। इसके अलावा फ्राइडे को क्लास होगी और सैटरडे को क्लास होगी। फ्राइडे को और सैटरडे को ये दोनों क्लासें ऑनलाइन होंगी, और फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास होगी वो मैं फिजिकल रखूंगा। फिजिकल क्लास आपके पास होगी 2:45 to 4। और सैटरडे वाले दिन क्लास होगी 11:30 to 2। ये फिजिकल होगी और ये भी फिजिकल होगी, ठीक है। नहीं बेटा, ऑनलाइन वाली रात की है बेटा, सॉरी, सुबह क्लास रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे कभी सुबह टाइम मिला तो मैं आपकी क्लास फॉर श्योर सुबह रख लूँगा, जिस दिन छुट्टी होगी हम सुबह कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके हाँ, अब स्केड्यूल में किसी को प्रॉब्लम, हमारे पास 1-2 प्रॉब्लम तो आ गए, ठीक है। एक बार मैं देख रहा हूँ किसको क्या क्या प्रॉब्लम है। सर आई थिंक सरसाया की ऑनलाइन क्लास भी होगी अकाउंट्स की। यार अगर सरसाया की क्लास हुई अकाउंट्स की ना, तो सरसाया पे 10 to 11 रखेंगे और फिर मैं 11 to 12:30 रखूँगा, ठीक है, अगर सरसाया की अकाउंट्स की क्लास हुई तो।
सर 10:30 to 11:30 बिजनेस की क्लास होती है बेटा, एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की। प्लीज़ उम्मे फरवा इफ़ यू कुड प्लीज़ रिक्वेस्ट, एक दिन के लिए बेटा, मेरे पास टाइम नहीं बच रहा वरना मैं ये नहीं करता। मैंने पिछले 2 हफ्तों से आपका बड़ा साथ दिया है, एक क्लास की बात है, आप मेरा साथ दे दें सिर्फ एक क्लास के लिए प्लीज़ इफ़ यू कुड डू सो। एक दिन की बात है, अगर आप कर सकते हो तो। सर रात को रख लें बेटा, रात को ही रखिए 2 क्लासें। सर ये ऑनलाइन वाली सुबह की है रात को? बेटा नहीं, रात की। जी जी 1 अप्रैल कल है अफाफ, कल होगी क्लास बेटा 10:30 to 12। फिजिकल फिजिकल आपके पास फ्राइडे और सैटरडे की है ना, सुबह एक फ्राइडे वाले दिन जुम्मतुल विदा के बाद क्लास रखी 2:45 to 4, और सैटरडे को रखी 11:30 to 2। These are subject to no, these are the classes that I'll for sure take। इसके अलावा मैं 2 क्लासेस रखूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो मैं कब रखूंगा। मेरे पास अभी कोई स्केड्यूल तैयार नहीं है उसका, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर सैटरडे वाली इतनी सुबह क्यों सर? बेटा टाइम नहीं है अपना गुलनार, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यार 11 बजे तो नॉमिनल लोग उठ जाते हैं यार, इतना तो आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा, इतना जल्दी तो उठना पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। सर रात वाली इन पर्सन कर लें बेटा। अनस आई एम रियली सॉरी बट द सेंटर डज नॉट ओपन ऑपरेट्स इन द नाइट। बेटा अगर होता तो मैं ज़रूर करता। सर रात को रख लें प्लीज़, रख लें फिजिकल। बेटा कहाँ रखूँ, अपने घर पे रखूँगा क्या? सर डू रिकॉर्ड द क्लास प्लीज़। नहीं बेटा मूसा, आपको कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, माजरत। सुबह बाइकिया मिलना मुश्किल होता है। ओहो 11 बजे बाइकिया नहीं मिलती बेटा, मुझे कॉल करना, मैं करवा के दूंगा, मैं आपको करवा के दूंगा, मुझे कॉल करना। ओके सर एनी टाइम इज़ ओके एट नाइट। अब्दुल्ला बेटा एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन मैं आपसे फेवर मांग रहा हूँ, बाकी सब मैं आपको रात को रख रहा हूँ ना क्लास, सो यू मस्ट बी विजिलेंट ऑन इट। और मैं 2 क्लासें और रखूँगा तो वो भी मैं मोस्ट प्रॉबली रात को ही रखूँगा, ठीक है ना, छुट्टियों के अंदर, क्योंकि आगे हमारे पास 2 वीक की छुट्टियाँ आ रही, तो हम वो ऐसे ज़ाया तो नहीं होने देंगे ना। भादराबाद और गुलशन यार किंजा, इस पे वोटिंग कर लेते हैं भाई, इस पे वोटिंग कर लेते हैं। देखो सैटरडे वाली क्लास तो एट एनी कॉस्ट मुझे भादराबाद पे रखनी पड़ेगी, वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, सही, वो मेरी अपनी मजबूरी है। फ्राइडे वाली क्लास मैं रख सकता हूँ आपके पास गुलशन पे। सो लेट्स वोट फॉर इट ऑन द ग्रुप। मोस्ट प्रॉब्लम मेरे लिए बेनिफिशियल यही है कि आप भादराबाद पे ले लें यार, 2-3 दिनों की बात है, फिर सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन बाकी रमज़ान में? एक अशरा बाकी है पूरा भाई, अशरा मगफिरत चल रहा है, अशरा मगफिरत है भाई, मेरी मगफिरत के लिए आप अपनी मगफिरत के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। सर 2:30 पर तो जमात ख़त्म होती है। बेटा कौन सी मस्जिद में पढ़ रहे हो? इलाका बताओ, मैं मस्जिद बताता हूँ, इलाका बताओ, मैं मस्जिद बताता हूँ कहाँ पे नमाज़ पढ़नी है। अजीब बगैरती वाले, पता नहीं कैसे आलसी लोगों को नमाज टाइम पे नहीं पढ़ी जा रही। पूरी दुनिया में नमाज 1:15 बजे होती है, 1:30 बजे मैक्सिमम, तो बगैरत के बगैरत रहोगे। सर सैटरडे को नींद पूरी करनी होती है। बेटा अफ़ाफ छुट्टियां आ रही हैं, खुदा का वास्ता है। सर पुलिस वाले आर बैड ड्यूरिंग डे, माजरत। सर फ्राइडे वाली गुलशन रख दें प्लीज़। किंजा आई एम प्रॉबली ट्राइंग बेटा, मैं वोटिंग करा लूँगा, एक आध दिन की बात है, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ दे दें प्लीज़। सर मेरी जौहर में नूरे मुस्तफ़ा में 3:15 पे होती है। जौहर में बेटा मैं आपको पूरा स्केड्यूल भेजता हूँ नमाज का। नूरे मुस्तफ़ा के अलावा आपके पास जौहर में 200-300 और मस्जिदें हैं, वहाँ पर आप मुझे जौहर में अपना एग्जैक्ट एरिया बताएं, लोकेशन, मैं आपको मस्जिद भेजता हूँ। और ना आप अब्दुल्ला वो ज़ुहैर, छोटे ज़ुहैर से ही पूछ सकते हैं कि मैं मस्जिदों के बारे में कैसे बताता हूँ, ठीक है। चलें भाई, ये अभी तक स्केड्यूल है, दिस इज़ अ डिसाइडेड स्केड्यूल। अनडिसाइडेड स्केड्यूल ये है कि मैं 1-2 और क्लासेस खींचूंगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कब मैं खींचने वाला हूँ, ठीक है। कल बाकायदा क्लास है मंडे वाले दिन, ठीक है ना। सर मुझे भी बता दें, बिल्कुल। एक काम करो गुलनार, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप बेटा। कोई भी एक बंदा प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले ग्रुप पर भेज दो, कोई भी। चलें, एक्सेस नहीं है शायद मेरे पास, सबके पास एक्सेस नहीं है। अनुषा के पास एक्सेस है, अनुषा तुम्हारे पास एक्सेस है ना बेटा ग्रुप का? प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले ग्रुप पर भेज दो बेटा। चलें भाई आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे हम ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 3% ही बाकी है, तो जो मैं अगली चीज़ कराऊंगा वो इंशाल्लाह कल ही कराऊंगा फिर, ठीक है ना। तो अपने पास हेडिंग डाल लें जब तक, ठीक है, जब तक के जान हम करेंगे, ठीक है। सर मुझे बता दें, सर मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा मस्जिद, इलाका बताओ, इलाका व्हाट्सएप करो, इलाका कौन से इलाके में रहते हो?
इतने मनहूस हो यार, मतलब मनहूसियत का भी लेवल है ना, वो भी तुम लोगों ने पार किया हुआ है भाई। चले भाई, हेडिंग डालेंगे अपने पास। पॉलिसीज, अच्छा यहाँ पे नहीं डालो, चलो पेज चेंज कर लो यार, नया टॉपिक कर रहे हैं ना। पॉलिसीज, policies to generate, policies to generate economic growth, policies to generate economic growth, ठीक है। हाँ भाई, तो हमारे मार्केट में एक बहुत अच्छा हमारा होशियार अक्लमंद बंदा आया है जो बोल रहा है भाई सर मैं जौहर में रहता हूँ, आपके पास मैं जौहर का तो आपको टाइम टेबल भेज दूंगा सारा जुम्मे की नमाज वाला, ठीक है ना। वी आल्सो वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऐप जिसके ऊपर ये सारे नमाज टाइमिंग्स दिखते हैं, तो आप परेशान नहीं हो, आपको ये सब मैं दे दूंगा, आप घबराए नहीं है ना। आपको जिस मस्जिद का टाइम चाहिए मैं आपको बता दूंगा। गुलिस्तान जौहर में आपको एक और बात ये बता दूँ कि सर इसके अलावा जो क्लास रखी है वो 10:30 to 11:30 नहीं रखिएगा प्लीज़। हाँ बेटा फरवा, बिल्कुल कोशिश पूरी यही होगी कि 10:30 to 11:30 ना हो, लेकिन क्या करें मजबूरी है यार, मतलब मैं कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना, मतलब टाइम बेटा थोड़ा सा शॉर्ट है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है सर। रेहान समी भाई ऐसी बात है, खुदा का वास्ता है भाई, ये चैट बॉक्स है मेरा भाई, ये बातें तो पर्सन पे भी नहीं लिखनी चाहिए भाई, क्या कर रहा है यार। टेंशन नहीं लो तुम, तुम्हारे को मस्जिद सही भेजूंगा, टेंशन नहीं लो। अबे भाई अस्तगफिरुल्लाह तू इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चले भाई, क्या पागल लोग मिले यार भाई। माना चाहता हूँ 2% चार्ज बाकी है, अभी मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा। नहीं आपको मैं रेहान समी ऐसी मस्जिद भेजूंगा जहाँ पे आपको जुम्मतुल विदा मिलेगा, आप टेंशन ना लें, आपको जुम्मतुल विदा वहाँ पे मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। यार रेहान खुदा का वास्ता है बेटा, खुदा का वास्ता है, मेरे ऊपर रहम करो यार, सारे बगैर तब पेंशन मिले मुझे। टायर की ट्यूब जैसे पेंचर होती है, तुम लोग भी पेंचर हो चुके हो अल्टीमेटली। या अल्लाह पाक। चले भाई, इंशाल्लाह बेटा मुलाकात होती है अगली क्लास के अंदर एक छोटे से वक्फे के बाद इंशाल्लाह। कल मैं आपको ये करा दूंगा।